अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आज हफ्ते का तीसरा दिन है और इस दिन के मुनासबत के हवाले से तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ट्रैफिक का जो आलम है वो आपको मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से और किस बुरी तरह से लोग भाग रहे होते हैं। हम बार बार मुल्क में बात करते हैं माशी तरक्की के हवाले से, हम बार बार रोज़गार के हवाले से बात करते हैं। लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं और रोज़गार की तलाश में या अपने मकसद के हुसूल के लिए बाहर भाग रहे होते हैं, उनको रश कर रहे होते हैं कि किसी तरह अपनी मंजिलों पर पहुँचे और अल्लाह ताला उन सबको अपनी अपनी मंजिलों पर खैरियत और बखैर आफियत वहाँ पे पहुँचाए। अहम बात ये होती है कि हम अपने घरों से अपने प्यार और मोहब्बत के साथ इज्जतें लेते हुए, इज्जतें देते हुए अपने घरों से निकले। मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ दुआएं समेटें, दुआएं लीजिए और अपने घर से निकलिए। अल्लाह ताला के साथ आपका एक राब्ता बहुत ही मुस्तहकम और मजबूत राब्ता होना चाहिए कि आप जिस जगह जा रहे हैं, आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपका वो मकसद एहसन तरीके से अदा हो और अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करे। और जब भी बात हम इज्जत की करते हैं ना नाज़रीन, मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ और बहुत ही अहम बात होती है कि कभी भी इंसान की जो ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है वो उसकी इज्जत होती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं कीचड़ पड़ी होती है और अगर इंसान कभी कोई वहाँ पे फिसल जाए और तो वो सबसे पहले जब वो गिर जाता है उस कीचड़ में तो वो सबसे पहले ये देखता है कि उसे किसी ने देखा तो नहीं, और वो अपने धब्बे देखता है कि उसके कपड़ों पे धब्बे कहाँ लगे। उसको उस चोट का एहसास नहीं होता जो उसको चोट लगी होती है। तो इज्जत भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। एक दफ़ा अगर किसी के सामने उतर जाए तो उसकी तकलीफ, उसका जो दर्द है वो आपकी ज़िंदगी से जाता नहीं है। तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते दूसरों की इज्जतों का ख्याल रखें। अगर अपनी इज्जत बनानी है तो दूसरों की इज्जतों को ना उछालिए, उनकी इज्जत का ख्याल रखिए, अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, उनके साथ प्यार से बात कीजिए और अगर किसी को वाकई इज्जत की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर उस इज्जत का ख्याल भी रखें और उसी इज्जत को यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी इज्जत में बेपनाह इजाफा करते हैं। और अगर आज के दिन के हवाले से बात करूँ, आज 5 दिसंबर है। नेल्सन मंडेला को रुखसत हुए काफ़ी टाइम गुजर गया, 10 साल गुजर चुके हैं। और अगर उनके हवाले से बात करूं, साउथ अफ्रीका के पहले वो प्रेसिडेंट थे और यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि उन्होंने जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे और वहाँ पे जो तकसीम थी गोरों और कालों के हवाले से, तो वो उनमें पहले प्रेसिडेंट बने थे। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात करूँ तो वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे गोरों का राज था, लेकिन जो हुकूमत थी, जो मुल्क था वो कालों का था, लेकिन उनके ऊपर इतनी ज्यादा जुल्म सितम होते थे। फिर उस डेमोक्रेटिकली वो इलेक्टेड हुए और वहां के प्रेसिडेंट बने। इस हवाले से क्या हमारे पास है, हमारी टीम ने क्या तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर एक ऐसी तारीखी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने अपनी लाजवाल जिद्दोजहद से लाखों इंसानों की किस्मत बदल डाली। इस अजीम हस्ती का नाम है नेल्सन मंडेला, जिन्हें दुनिया भर में इंसान दोस्ती, अमन पसंदी और नस्ल परस्ती के खिलाफ जिद्दोजहद के हवाले से मुमताज मकाम हासिल है। नेल्सन मंडेला को अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में कैदोबंद की तवील सोबतों को झेलना पड़ा, लेकिन तमाम तर सख्तियों, पाबंदियों और सजाओं के बावजूद वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक के तमाम जंजीरें टूट गई। नेल्सन मंडेला सुरखरू हुए और वो साउथ अफ्रीका के सदर बन गए। For anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. नेल्सन मंडेला की तवील जिद्दोजहद, अमन, आजादी और जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियों के एतराफ के तौर पर 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 जुलाई का दिन नेल्सन मंडेला से मंसूब किया। नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 को इंतकाल कर गए, लेकिन वो आज भी करोड़ों दिलों में जमहूरियत और आजादी की अलामत के तौर पर जिंदा है। जी नाज़रीन, आपने देखा नेल्सन मंडेला के हवाले से कितनी उनकी जिद्दोजहद थी और उन्होंने अपने मुल्क को और अपने लोगों को इज़्ज़त और वक़ार दिलाया। और किसी भी कौम का सरमाया यही होता है कि अपनी कौम को इज़्ज़त दिलाई जाए दुनिया भर में। नेल्सन मंडेला का नाम भी उन्हीं फहरिस्त में आता है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े रहनुमाओं में उनका नाम लिख दिया गया है और जो उनकी जिद्दोजहद रही अपने लोगों के लिए, वो तो अगर उसके काबिल सताइश अगर हम कहें तो ये भी वर्ड छोटा होगा उनके लिए, जितनी उन्होंने तगोदो की और जितनी उन्होंने अपनी कौम के लिए
आवाज़ उठाई और उनको उनका हक़ राय दही और जो जिसको हम कहा जाता है कि उनका उन्हीं के मुल्क में रहते हुए उनका हक़ दिलाया। तो जनाब इसी तरह के बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं जो कभी भी मरते नहीं हैं और उन ताहयात उन्हें न सिर्फ उनके मुल्कों में बल्कि दुनिया भर में याद रखा जाता है। थोड़ी सी बात करूँगी मैं माशी हवाले से कि मईशत में, पाकिस्तान की मईशत में या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से किस किस्म की तकलीफ़ें, परेशानियाँ कौम को उठानी पड़ रही हैं। कल भी मैंने शो किया था, वो मईशत के हवाले से किया था। बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि मईशत और महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। जो गैस के टैरिफ्स हैं उसमें इतना बड़ा इजाफा हो चुका है कि जो सनतकार हैं उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियां जो है वो बंद कर दी हैं और एहतजाज का एक सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि जी ये जो 172% का इजाफा है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अब ये हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत हमारे लोगों को किस तरह से देखती है, उनको क्या रिलीफ देना चाहती है। आप अगर सब्जी लेने जाएं, यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप छोटी मोटी सब्जी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये जो छोटी मोटी सब्जी होती है, बिल्कुल जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो आपको पहले कभी सब्जी वाले ऐसे ही डाल दिया करते थे, 1000 का पत्ता आपका ख़त्म हो जाएगा सिर्फ ये छोटी मोटी चीज़ों में। क्या इंसान खाए, क्या पकाए? उस गरीब लोगों से तो पूछिए जिनके घर में शायद एक वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता। आटे की बात ले ले, आटे की जो खाली 5 किलो की बोरी है उसकी प्राइस कहाँ जा चुकी है। और अगर किसी के घर में 4 लोग हैं जिनका खाना ही रोटी है, सुबह को 1 रोटी या पराठा खाना, 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी, रात को उनका हाल क्या होगा। तो हमारे मुल्क में जिस किस्म की माशी बदहाली आई हुई है उसमें हमारे लिए ये बात करना बड़ा आसान है, टीवी पे बैठ के बात कर देना, लेकिन उन लोगों से पूछे, उनके घरों में जाके पूछे जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। लेकिन हम जब बात इस हवाले से करते हैं, मुझे एक चीज़ मेरे जहन में ज़रूर आती है कि अगर मैं स्पेशली कराची के हवाले से बात करूं तो कराची में अगर आप डिग करें ना, अगर आप खोदें तो सोना भी निकल आता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मेहनत के साथ साथ डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यकीन कीजिए, आप अपना छोटा मोटा कोई काम शुरू कीजिए, चाहे आपके घर में 4 लोग हैं, मियाँ बीवी, हर बंदे को इस वक्त ये सूरत हाल है कि सबको मिल के काम करना है और मिल के उन लाइन्स के ऊपर जाना है। सोचें, निकालें, अपने सोचें, दिमाग को लगाएं कि कहाँ पर आप थोड़ा इन्वेस्ट करके आप थोड़ी बेहतर अमाउंट हासिल कर सकते हैं, अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से पाल सकते हैं। ये तो सारी वो चीज़ें हैं। लेकिन आज मेरा टॉपिक क्या है, मैं आज आपको टॉपिक के हवाले से बताऊं तो बहुत मज़े की बात है। इंसान जब ज़िंदगी में आता है, जब पैदा होता है तो बड़ा खूबसूरत बच्चा होता है, सुर्ख सफ़ेद गाल होते हैं उसके, पिंक उसके लिप्स होते हैं और एक भरा भरा चेहरा होता है। और हमें बच्चे को देख के बेख्तियार हमारे मुंह से अल्लाह ताला की तारीफ़ निकलती है, हमदोसना निकलती है कि अल्लाह ताला ने कैसी तख्लीक की है, कितना प्यारा हमारे पास जो है वो ऐसा लगता है कि बच्चे का नेचुरल मेकअप हुआ हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ज़माने की गर्द, धूप, छाँव उसको मैला कर देती है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है और उसको वैसा नहीं रहने देती जैसा कि वो अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया होता है। लेकिन अब इसका भी हाल आ गया है, लोगों ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, उसके फ़ौरन बाद जो जब इर्तिका हुआ दुनिया का, उसके बाद हमने देखा कि औरत के अंदर खूबसूरती का एक एलिमेंट अल्लाह ताला ने रखा है और वो खूबसूरती के एलिमेंट को किस तरह से अपने आप को इन्हांस, अपने आप को ब्यूटीफाई करती है। पुराने वक्तों में मैं आपको बताऊँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें मैं ये देखती थी कि जो ख़वातीन होती थी वो एक सब्ज़ी होती है सिंघाड़ा, एक और चुकंदर, आपको पता है, सिंघाड़े को जला के उसको आई शेड बनाती थी और इसी तरह से जो चुकंदर था उसको लिप्स पे मल लेती थी। इसका मतलब ये था कि जो इर्तिकाई अमल था उसमें भी औरत की खूबसूरती और औरत के अंदर सजने संवरने का जज्बा बहुत ज़्यादा था। ज़माने ने तरक्की की और मॉडिफाई हुए, मेकअप का सामान बनने लगा और बड़े बड़े ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस कराया जो कि स्किन के ऊपर से आपको इन्हांस करते हैं, अपने आप को, आपकी ब्यूटी को देते हैं। वो मेकअप आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर यानी जो ऊपरी लेयर है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता था। फिर थोड़ी ज़माने ने तरक्की की, फिर और आगे बढ़े, जो ब्यूटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो मर्द और औरत के लिए इक्वल हो गया। अब मर्दों को भी तैयार होना है और औरतों को भी तैयार होना है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि जी आपकी स्किन जो है वो बहुत आला होनी चाहिए, तो फिर स्किन रिजीम्स आ गए, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, जो नाइट रूटीन है वो सारा, वो भी एक एलिमेंट था जो कि हम अभी भी फॉलो करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन इसके साथ साथ घरेलू टोटके जो ख़वातीन करती हैं वो भी सारा सब कुछ कर रही होती हैं। लेकिन अब फिर ज़माना बदला और ज़माने ने ये बताया आपको कि यार मेकअप जो है ना वो तो परमानेंट होना चाहिए। अब परमानेंट मेकअप क्या होता है, मतलब ये एक अजीब सी बात है। परमानेंट मेकअप होता कि आप मुंह धोएं, आप सो के उठें या आप जैसे भी हो, तो आपकी शक्ल जो है उसमें एक निखार हो, एक ताजगी हो, एक फ्रेशनेस हो।
तो वो उसका क्या तरीका है, उसी तरीके को जानने के लिए आज मैंने अपने बहुत ही खूबसूरत मेहमान ग्रामी अपने स्टूडियोज़ में बुलाए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मेरी ज़बरदस्त ब्यूटिशियन भी हैं और उनका नाम किसी नाम का और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, एनजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम एनजी, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं आप तो माशाल्लाह हमारे जो शो को चार चांद लगा दिए। और उन्हीं के साथ मेरे बहुत ही एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट, मैं उनकी तारीफ़ के बारे में क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ तो इसलिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन चले मैं बता देती हूँ। अगर उनको कहा जाए कि वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो वो आउटस्टैंडिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको कहा जाए कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और एस्थेटिशियंस भी हैं, तो ये भी इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मैं उनका तारुफ आपको इस हवाले से कराऊंगी कि उनका ताल्लुक है डायरेक्टर फेंस जर्मनी में एक कंपनी है जिन्होंने जो परमानेंट मेकअप के हवाले से दुनिया भर में वर्कशॉप्स कराते हैं। और जो डॉक्टर अली रईस हैं वो उसके रूहे रवा हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इस परमानेंट मेकअप को इंट्रोड्यूस भी कराया और यहाँ पे उसकी वर्कशॉप्स भी कराई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली रईस साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया आने का और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे प्रोग्राम के आप जीनत बने। थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया। नहीं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे पूछना है, जो मेरा अपना एक पैशन भी है। और मेरे जो नाजरीन है, अगर अभी तक आपने अपने टीवी सेट्स ऑन नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से जो है स्विच जो है वो उसको ऑन कर लीजिए और देखें हम आपके लिए लायक हैं। सबसे पहले मैं एनजी की तरफ आऊँगी। एनजी, जो इर्तिकाई अमल था जो मैंने जैसे कि बताया, और आपका माशाल्लाह पार्लर और आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो इतनी मशहूर है कि मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम से, और मतलब जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए और वो आपके पास जो आता है वो आप ही के पास आता है। तो हाँ, मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस। आपकी बेटी भी माशाल्लाह मेरे पास। मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस जो हम ऊपर मेकअप कर रहे होते हैं और अब जो ये नया कॉन्सेप्ट आया, बेसिकली ये है क्या परमानेंट मेकअप? परमानेंट मेकअप इज बेसिकली, हम उसको अगर उसको सेमी परमानेंट कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख्याल है? बिकॉज एक अरसे तक उसका जो इफ़ेक्ट है वो रहता है। परमानेंट मेकअप पहले जैसे एक ज़माने में टैटू करते थे वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता था, तो उसका फिर ये होता था कि वो लोग कहते थे कि जी ये तो बिल्कुल निकलता ही नहीं है, एक दफ़ा आपने कर लिया तो। ये जो सेमी परमानेंट मेकअप है ये है कि हम आपके जो स्किन की जो लेयर्स हैं, ये डॉक्टर साहब ज़्यादा उसको एलैबोरेट करेंगे। उसके अंदर हम एक पिगमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं बहुत सॉफ्ट तरीके से। ठीक है, इट्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस, राइट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर उसको हम डीप जाते हैं तो फिर उससे ही होता है कि वो ज़्यादा परमानेंट हो जाता है और बाज़ दफ़ा निकलता नहीं है, तो वो फिर जिस तरह से टैटू बॉडी टैटूज होते हैं। तो परमानेंट मेकअप से ये होता है, सेमी परमानेंट मेकअप जो हम करते हैं या वैसे आम जुबान में उसको लोग। अच्छा, आप सेमी परमानेंट जब कहती हैं तो उसके मैं थोड़ा बीच से पूछ रही हूँ ताकि वो देखने वाला जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर टाइम थोड़ा सा कम होने। और वो लास्ट कितना करता है? अबाउट देखिए डिपेंड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन एंड किस तरह से आप उसको मेंटेन करते हैं। आराम से 3 साल, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका? Almost 2 to 3 years। बाज़ दफ़ा अप टू 5 years भी चल जाता है। अच्छा। लेकिन उसका ये कि उसको थोड़ा सा आपको वो करना पड़ता है, रीइंफोर्स करना पड़ता है, फ्रेशन अप करना पड़ता है। डॉक्टर अली, आप रूहे रवा हैं इसके, और आपने, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में इजाद किया तो गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल में कोई अंदर खाने कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन जो एक प्रॉपर अंदर खाने लोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, मैं इसी तरफ आ रही थी। तो आपने जो उसकी तालीम और आपने इसकी वर्कशॉप्स कराई और पाकिस्तान में आपको आम लोगों के लिए आम फहम किया, तो ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि फेंस के साथ आपका ताल्लुक और फिर परमानेंट मेकअप के हवाले से। फेंस से मेरा ताल्लुक इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years। आई एम रिप्रेजेंटिंग फेंस इन पाकिस्तान, तो वी वर टारगेटिंग समथिंग न्यू फॉर आवर कम्युनिटी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि परमानेंट मेकअप एक ऐसी एंटिटी है जिसको लॉन्च करना चाहिए पाकिस्तान में, जिसका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, क्लाइंट बेस्ड भी, और गिविंग अपॉर्चुनिटी टू आर यंगस्टर कि वो इस फील्ड के अंदर आए। जॉब क्रिएशन के हिसाब से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो वी स्टेप इनटू द परमानेंट मेकअप। परमानेंट मेकअप के साथ साथ एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि या जो होना चाहिए कि समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो स्किन के फीचर्स हैं या तो वो दब जाते हैं या फिर एज एन एज जो है वो सैग कर जाते हैं, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि आपने बहुत ज़्यादा डाइट किया होता है तो आपकी स्किन जो है वो लूज़ पड़ जाती है। तो ये भी तो कोई ट्रीटमेंट होता होगा ना? आखिर ऐसा कैसे होता है कि आप जाएँ और 1 घंटे में आप 10 साल छोटे नज़र आने लगे? तो ये सारी चीज़ें भी इस इंडस्ट्री में हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ
हो रहा है, दुनिया भर में तो हो ही रहा है, लेकिन अब ये पहुंच सिर्फ सेलिब्रिटीज की हद तक नहीं रह गई, अब हर औरत सेलिब्रिटी है, हर मर्द सेलिब्रिटी है। तो हम इस हवाले से भी पूछते हैं, डॉक्टर अली कंटिन्यू कर रहे थे। डॉक्टर अली, चाहूंगी कि पहले आप अपनी बात जो आप बता रहे थे उसको कंटिन्यू करें, कि आप ये कह रहे थे कि आपने ये टारगेट अपना बनाया कि आप पाकिस्तान की खवातीन मर्द को जो है जो एज अ नॉट मतलब ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एज एस्थेटिशियन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। तो क्या आपके जहन में क्या बेगम थी पहले, या जो आपकी? देखिए, इंसान सबसे पहले घर में ही देखता है, तो माय वाइफ इज माय इंस्पिरेशन, जिनको देख के मुझे लगा कि हमें ब्यूटी इंडस्ट्री को और इनहेंस लेकिन वो तो बहुत प्यारी है, वो तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। शी इज माशाल्लाह, एंड आई होप सो वन डे वी विल ब्रिंग हर आल्सो हियर इंशाल्लाह। तो वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया कि परमानेंट मेकअप को, इवन शी गेव मी द आइडिया कि हमारे यहाँ फीमेल्स में ये इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल कि लिप डिस्कलरेशन, जी, स्किन डिस्कलरेशन, Yeah. ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू वाटर इनटेक, ड्यू टू डाइट इनटेक। आपको पता है आजकल वैसे भी ये सारी चीजें इम्पैक्ट क्रिएट करी होती हैं आपकी Eyebrows जनरल का पर्सनालिटी के ऊपर, Yeah. आईब्रोज के आईब्रोज का ऊपर। बहुत, जैसे मैं आपको बहुत ये ज़्यादा बता रही थी problem है कि eyebrows का। जैसे हम स्टैटिक्स पे तो अभी थोड़ी देर में आते हैं, अगर परमानेंट मेकअप की बात करें तो परमानेंट मेकअप में कौन सी चीजें, एनजी आप मुझे बताइएगा, सबसे ज्यादा लोग आपके पास किस चीज के लिए आते हैं? लिप टिंट पे आते हैं, आईब्रोज? अच्छा, ज्यादातर आईब्रोज के लिए। आपने जो लोगों को जो ट्रेनिंग दी थी वो आपने लिप टिंट पे दी थी, आपने बेबी ग्लो पे दी थी, आपने जो बेस लगाने वाला होता है वो ब्लश ऑन के ऊपर परमानेंट ब्लश ऑन आपका लग गया, लाइनर आपका परमानेंट लग गया, आपकी जो एक दो चीजें होती है, एक होता है माइक्रो ब्लेडिंग जिसमें ज्यादा कट्स होते हैं, मतलब डीप होता है, और एक होता है माइक्रो पिगमेंटेशन। माइक्रो ब्लेडिंग एक्चुअली मैन्युअली करनी होती अच्छा, है। उसका जो गैजेट होता है छोटा सा ब्लेड की तरह होता है, उससे आप कट्स लगाते हैं। ओके। और फिर लेकिन मुझे जो पसंद था वो, इसीलिए मैंने भी डॉक्टर साहब से वो मशीन भी ले ली। मैं बल्कि आपको जी, दिखा दूं, मैं डॉक्टर साहब, चाहूंगी ये कि देखिए, जरूर। दिस इज द काइंड ऑफ मशीन। Yeah. ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन अगर मेरे जो कैमरामैन प्लीज इसको फोकस कीजिएगा। जी, डॉक्टर साहब ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसको? नहीं आप करें, अच्छा, मैं अपने तौर पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसमें ये है कि देखिए, इसमें डिफरेंट है, ब्राउज के लिए अलग है, लिप लाइन के लिए अलग है, और ये इधर इस पे दिखाइए। आईलाइनर के लिए इसके अलग वो ठीक बने है, हुए हैं। ठीक ठीक है। है। सो व्हाटएवर जो भी आपने प्रोसीजर करना है उसको आप प्रेस करें तो उसी के हिसाब से जो मशीन है वो सेट हो जाती है। अच्छा। फिर ये इसका पेन है। ओके। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि ये हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज आपको पता है कि आजकल इतनी ज्यादा ब्लड की भी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये इसके ये नीडल्स आते हैं, ये अलग इसमें से इसका एक सिलेंडर भी टैंक होता है जिसमें जी पिगमेंट डाला है। इसके नहीं इसको Okay. हम डिप करते हैं। अच्छा, सही, कर ठीक लेते हैं। है। ठीक है। तो ये फिर इसका ये कि दिस इज डिस्पोजेबल। ओके ओके, और इस चीज का बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है कि आपको किसी तरह के हेपेटाइटिस, मुझे तो मैं तो ये चाहूंगी कि एक दिन आप डेमोन्स्ट्रेट भी करें ताकि उससे ना बहुत अच्छा। तो मेरी जो मशीन थी थोड़ी सी पुरानी थी, अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैं पिछले कोई 15 बल्कि 20 साल से कर रही थी। ओह, इतना आईब्रोज जी, कमाल। तो वो थोड़ा पुराना स्टाइल था, पुरानी मशीन थी। फिर डॉक्टर साहब जब ये इंट्रोड्यूस कराई तो मुझे ये पता, मैं ये देख भी चुकी थी, एंड आई डिड वांट टू बाय इट। लेकिन वो यही होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, और मज़े की बात ये कि इसकी जो कीमत डॉक्टर साहब ने यहाँ पर मतलब इम्पोर्ट की, तो हमारे यहाँ हम लोग बड़े नेगोशिएशंस में अच्छे होते, तो ये बड़ा अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे डॉक्टर साहब जो है ना, मैं एक और बात बताऊं, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह जो अपना जो, क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो डॉक्टर अली के हवाले से अगर बताऊं, अगर आप मार्केट में चीज़ें लेने जाएं या अगर आप मंगाएं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती हैं, जैसे कि आपको पता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर अली ने पाकिस्तान को सर्व करने का बेड़ा उठाया है और उन्होंने कहीं पे अपना फ़ायदे को माइनस किया, और ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल के हवाले से बात करते हैं तो हम इसको बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, और बड़ा उसका उन्होंने पाकिस्तान का मान रखा, उन्होंने लोगों का मान रखा, और उसको बहुत ही कम फायदे के ऊपर उन्होंने लोगों को देना शुरू किया। जी एनजी जी, तो इसी तरह से फिर ये था कि लेटेस्ट है बिल्कुल, इसका पेन भी लेटेस्ट है, तो इसकी भी सेटिंग्स होती हैं। अच्छा। आपने लिप करना है, आईलाइनर करना है, अच्छी सारी चीजें एक ही मशीन से हो जाती जी हैं? जी जी जी, Okay, एक ही इसमें जो मशीन से, पूरे जी, बिल्कुल। और इसकी जो ये पिगमेंट्स हैं ये भी मैंने फिर डॉक्टर साहब से ही लिए थे सारे, तो दिस आर वेरी हाई क्वालिटी। ओके। एंड क्योंकि देखिए होता ये है कि आप जिस तरह से अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि ना सिर्फ इस प्रोडक्ट में या इस प्रोसीजर में, बल्कि फेस का कोई भी प्रोसीजर जो होता है उसमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी या दैट्स ट्रू, क्योंकि
एक चीज़ आपकी स्किन के अंदर जा रही है। मैं अपने नाज़रीन की क्लैरिफिकेशन के लिए, मुझे आप लोग सही भी कीजिएगा कि बेसिकली होता ये है कि हमारी जो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, अगर 3 लेयर्स तक अंदर पहुंच जाए तो वो टैटू की शक्ल आ जाती है। लेकिन जो हमारी वजू की या जो हमारे फर्स्ट लेयर होती है, परमानेंट मेकअप उस फर्स्ट लेयर के अंदर होता है, ताकि एक ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था और हमने जब ट्रेनिंग की और जब ट्रेनिंग करवाई तो लोगों के जहन में ख्याल होता है कि जी इससे वजू होगा या नहीं होगा। तो फिर इसके ऊपर तहकीक की गई और ये पता किया गया कि जो आपकी स्किन की पहली लेयर होती है जिसमें आपका वजू का पानी या जो स्किन को जो एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन पानी, वहां तक अगर आपका पिगमेंट है तो फिर आपका वजू जो है वो होगा। मैं सही कह रही हूँ? अगर आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, उनको ये मसला जरूर होता है, वो पूछते हैं ना, जरूर पूछते है ना? तो फिर आप ये मैंने जो बताया सही बताया? जी मेरे ख्याल में तो नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया। और इसमें ये होता है, देखें, बॉडी जब तक स्वेट प्रोड्यूस कर रही है स्किन के ऊपर, वाटर इनटेक हो रहा है उसके अंदर, तो बिल्कुल वजू हो सकता है इसमें। ऐसा आप इसके ऊपर कोई ड्राइंग्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ नेचुरली अपने स्किन डिस्कलरेशन को वापस सही करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर लिए अब इसी जानिब आऊंगी। एनजी ने बड़ी डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से बताया। मुझे बताएं कि लिप को जब टिंट करते हैं तो वो कलर क्या नेचुरल रखते हैं या आप थोड़ा डार्क या लाइट भी कर सकते हैं, या अच्छा जो लगता है, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज टू गेट नेचुरल पिंक कलर, ताकि आप उसके ऊपर जब अपने कलर्स यूज करना चाहें इन फॉर्म ऑफ लिपस्टिक्स और लिपस्टिक्स वगैरह, तो वो सटल लुक दें आपको, अननेचुरल लुक ना दें। ठीक है, तो वी आर मोर इनटू द मोर नेचुरल लुक, और इसी वजह से इसको हम न्यूड मेकअप का नाम भी देते हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल लोगों में बड़ा ये है ना कि जी कुछ ना लगा हुआ, कुछ भी ना लगा। नहीं, मगर बात इट्स अ पर्सनल चॉइस अगेन। बाज़ दफा खवातीन आती हैं हमारे पास, सिर्फ लिप लाइन कराती हैं, पूरा कंप्लीट लिप नहीं कराती। दे जस्ट से कि जी आप मेरी लिप लाइन कर दें, एनहांस हो जाए, थोड़ा सा डार्क शेड से कर दें। ओके, सो ये चॉइसेस की पर्सनल चॉइस। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर ली कि जैसे कि अभी एनजी ने बताया कि आईब्रोज को पेन के थ्रू जो है वो करते हैं, तो कितना सेंसिटिव होता है जब आप लाइनर, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू यू नो आई के, तो वो मुझे बताएं उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर सबसे पहले तो ये कि जो भी आपका प्रैक्टिशनर हो वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हो। अच्छा, अनटिल आप की प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं होंगी इसके ऊपर, परमानेंट मेकअप के ऊपर, आप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आई लाइनर इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, वेरी डिफिकल्ट। आई इन्फेक्शंस होने के बड़े चांसेस होते हैं इसमें। उन सब को नजर में रखते हुए तो हमने ये डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया कि इसके अंदर अपनी सेटिंग्स हैं, और प्रॉपर जब आपने इसकी ट्रेनिंग ली हुई होगी तो आफ्टर दैट क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपका ख्याल ये है कि प्रॉपर टेक्नीशियन का होना, डॉक्टर का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के ऊपर मैं भी आती हूँ। अब जब हम जो एक बेस आप स्किन पे लगा देते हैं वो भी परमानेंट होता है, वो क्या चीज़ होती है? अच्छा, ये चीज़ समझने की बात है कि ये हमने बेबी ग्लो की इंट्रोडक्शन क्यों हुई। जी, मोस्टली जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई पिछले कुछ अरसे में कि उसमें फिर प्राइस डिपेंडेंट हो गई, ठीक है, क्वालिटी डिपेंडेंट हो गई जी। तो लोगों का ये हुआ कि स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ मेकअप, फिर प्रॉपरली उसको रिमूव ना करना, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन सब को काउंटर करने के लिए ये जो परमानेंट मेकअप है या बेबी ग्लो है, उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि आप अच्छा, बीबी ग्लो है या बेबी ग्लो है? बड़ा अजीब सा एक बीबी ग्लो है। इट्स बीबी ग्लो, इट्स अ बीबी ग्लो, इट्स अ बेबी ग्लो। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए इसने बड़ा अच्छा रोल किया कि इवन सटल लुक आपका है, आपको बार बार मेकअप अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। स्पेशली आपने देखा होगा आजकल जैसे कि ब्राइडल सीजन चल रहा है, मैरिजेस बहुत सीजन ही उसका है, तो उसमें ये है कि एक तो आप मेकअप्स करवाते हैं अपने इवेंट के लिए, इवेंट के बाद भी ब्राइड शुड लुक लाइक अ ब्राइड। ये वाला सवाल मैं इनसे पूछूंगी, ये बड़ा मजे का सवाल है, मेरे जहन में था। मेरे जहन में ये था कि नॉर्मली जो खवातीन आती हैं वो तो आती है ना कि जी ये कर दें वो कर दें। हमारे यहाँ एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि 1.5 महीने पहले से जो ब्राइड है उसकी ग्रूमिंग शुरू हो जाती है, उसको ग्लो आए। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी नॉलेज है, कि अब जो है वो ब्राइड ज़्यादा आती हैं कि वो जब
जब दुल्हन मुंह धोए तो वो उसके अंदर से वो निकले कि जो लगे नेचुरल है, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो क्या, वो कितनी खवातीन की तादाद है जो आती हैं और आप उन्हें किस तरह कन्विंस करते हैं, वो क्या क्या करा? पहले से अब एक्चुअली अब जो नई नस्ल आ रही है ये काफी अवेयर हैं, ठीक है, एंड दे इसीलिए अब आप देखिए कि जो मेकअप है पहले ये होता था कि बहुत ज्यादा थोपते थे, हाँ, बहुत हैवी मेकअप कराती थी ब्राइड्स। अब जो सेंसिबल लड़कियां हैं, जो एजुकेशन से अवेयरनेस आ रही है, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सारे जो सोशल मीडिया से बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो वो चाहती हैं कि नेचुरल लगे। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको पहले से ही अपनी स्किन की केयर करनी पड़ती है। अच्छा। अपने आप फेशियल्स करवाएं, अपनी एक प्रॉपर रिजीम रखें कि आप किस तरह से अपनी डेली रूटीन करती हैं, डाइट का जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी, आप अपना भी कह रही थी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ही हाँ नो तो खाने वाली जी जी जी, तो जितना ज्यादा आपकी बैलेंस डाइट होगी, आप जूसेस, स्किन ग्लो करती है, उतना ज्यादा इनर ग्लो भी आता है। और फिर अगर नहीं होता तो फिर आजकल जो हाइड्रा फेशियल्स वगैरह चल रहे हैं, यहीं पे आ रही हूँ मैं, यहीं पे आपको रोकूंगी, इसीलिए मैं खुद ही आपको वहीं ले आई। आप मुझे वन बाय, क्योंकि मेरे पास सवाल इतने ज्यादा है। ये हाइड्रा फेशियल अचानक से हमें कोई 1-2 सालों से ऐसा लगे भरमार हो गई है और हर बंदा बड़ी लो कॉस्ट में हाइड्रा फेशियल कर रहा है। और हाइड्रा फेशियल की न सिर्फ मशीन है बल्कि वही बात है कि जो टेक्निक्स होती हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उसको किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि डू यू थिंक कि ये हर बंदा जो है वो कर सकता है? नहीं, बिल्कुल मैं इसको सेकंड नहीं करूँगा कि हर बंदा इसको कर सकता है, और इसके लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हाइड्रा फेशियल जिस तरीके से इस वक्त कॉमन हो चुका है, इसको इस तरीके से कॉमन नहीं होना चाहिए था। अच्छा। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आई एग्री विद हिम। हर सेकंड बंदा अगर आप जाके पूछेंगे तो हाइड्रा फेशियल कर रहा है। अच्छा, टेक्निक्स दे डोंट नो कि कौन से स्टेप्स को कब फॉलो करना चाहिए। जस्ट लुकिंग एट यूट्यूब, आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हर इंसान की स्किन कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, डिफरेंट रूटीन्स के हिसाब से आपको अपनी जो थेरेपी लाइन है आपको अकॉर्डिंगली लेके चलना पड़ता है। उसके लिए ऑयली स्किन होगी, कॉम्बिनेशन स्किन होगी, ड्राई स्किन होगी, फिर आप किस वेदर में है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन कराची, आपकी स्किन डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल। अगर आप इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, कहीं पर भी है, तो स्किन उस हिसाब से रिएक्ट करती है। ठीक है। फिर आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है आपकी? जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो मैं सवाल आपसे करूंगी। जी, पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने सैलून को आपने भी वक्त के साथ साथ उसमें मॉडरेट किया और अपने आप को और तो आपने जब परमानेंट मेकअप स्टार्ट किया और जब आपने हाइड्रा फेशियल मशीन्स रहती हैं और 2-3 और प्रोसीजर से, तो आपको लगा कि मुझे अब किसी एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है या किसी एस्थेटिशियन की भी ज़रूरत है जो कि मुझसे एसोसिएटेड हो? और तब क्योंकि लोग गली गली कोने कोने के ऊपर आप देखें कि पार्लर्स हैं और जो खाली ब्यूटिशियन है वो मशीन्स अप्लाई करें, तो डू यू थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस? ऑफ कोर्स इट इज़। देखिए, मैंने जब परमानेंट मेकअप स्टार्ट किया था तो मैं थाईलैंड गई थी, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग की। ठीक है। उस ज़माने में तो वहीं पे ये सारा ज़्यादा होता था, तो मैंने आईलाइनर वगैरह सब वहीं सीखा। पहले मैंने प्रैक्टिस किया। ठीक है। अच्छा, इवन सो मच सो कि आलू के ऊपर भी प्रैक्टिस की। अच्छा। बिकॉज स्किन की तरह वो होता है ना, तो मतलब उन्होंने पूरी ट्रेनिंग की, वो मैं करती रही। फिर उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया तो अल्दो कि मैं कर रही थी ऑलरेडी, बट स्टिल आई थॉट कि आई नीड टू इम्प्रोवाइज एंड लर्न बेटर। स्किन का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं समझती हूँ कि मेरे यहाँ हमेशा से फेशियल्स होते थे, सब सैलून्स में होते हैं, लेकिन जब आप मशीन के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसमें आई नाउ फील कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एक्सपर्टीज होनी ज़रूरी है। आप जब हम स्किन के साथ काम करते हैं ना तो आपको मसल्स को देखना होता है, आपको देखना होता है स्किन की कंडीशन क्या है, किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एज के मुताबिक आपको प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है, सीरम्स यूज़ करने होते हैं, और एसिड्स यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, पीलिंग एसिड्स होते हैं, फिर वो पेनिट्रेशन होती है स्किन के अंदर। तो मेरे अपने सैलून पे भी जब तक कि मुझे तसल्ली नहीं हुई थी कि एक एस्थेटिशियन है जिनको पूरी नो हाउ है, एंड आई वुड लाइक टू से कि मैं भाभी रोहाना इकबाल, जी 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 जी, ठीक है, वो तो बहुत उनका एक्सपीरियंस और नाम उनका है इस इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस एक्सपर्ट को रख सकती हैं बिकॉज इनका काम बहुत मुझे पता है कि अच्छा है। ठीक है।
तो फरहाना को फिर मैंने मतलब मेरी उनसे मीटिंग और उनकी नॉलेज, और अब ये है कि ऑल्दो कि वो एस्थेटिशियन है, लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं डॉक्टर्स की, सारा कुछ जाके अपने आप को अपग्रेड करती हैं। और मेरे यहाँ सिर्फ वही हैं जो ये वाले फेशियल्स करती हैं, उसके अलावा और दूसरी चीज़ें होती हैं, फेशियल्स, स्किन ट्रीटमेंट्स। लेकिन देखिए, जब तक कि एक्सपर्ट नहीं होगा जिसको कि पूरी नो हाउ है, आप अपने क्लाइंट से सिर्फ पैसे लेने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक डॉक्टर का अमल दखल है। बिल्कुल है। मुझे डॉक्टर लिए बताइए कि जो एनजी बात बता रही, क्या मेडिकली कोई अप्रूव्ड इदारा है जो कि इन चीज़ों को अप्रूव करता है कि हाँ जी आप कर सकते हैं? कॉस्मेटोलॉजी, डॉक्टर, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग ना। कॉस्मेटिक्स में जब हम आते हैं तो कॉस्मेटोलॉजी में आते हैं, अब वो सर्टिफिकेट दे देते हैं पार्लर्स को भी, लेकिन कितना ज़रूरी है उनके साथ किसी डॉक्टर की सॉरी, मैं एक चीज मैं इसमें कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉस्मेटोलॉजी की भी कोई प्रॉपर वो नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है। और ये जो फेशियल्स वगैरह का सिलसिला है ना, ये तो कोई भी उठ के कर रहा है। बिल्कुल, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। डॉक्टर साहब देखें, समझने की बात ये है कि डर्मेटोलॉजी इज डिफरेंट फील्ड, कॉस्मेटोलॉजी इज टोटली डिफरेंट फील्ड। बिल्कुल। डर्मेटोलॉजी के लिए तो आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कॉस्मेटोलॉजी के लिए हमारे पास कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं हैं जो होने चाहिए, और नियर फ्यूचर इंशाल्लाह होंगे भी। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं इसके अंदर ड्रैप एक डिपार्टमेंट है जिसका बड़ा अच्छा रोल है, एंड आई होप सो इन फ्यूचर के ड्रैप इसके ऊपर जरूर एक्शन और कुछ पैरामीटर अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ एक क्रैकडाउन इस पे भी होने वाला है कि जिन लोगों ने, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से डिजास्टर्स हुए हैं, क्योंकि मैं इस पे बाद में आऊंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डॉक्टर साहब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आप भी क्या पार्लर्स के साथ एसोसिएट करते हैं अपने आप को? पार्लर्स जो हैं वो आपको अपने साथ लेके चलते हैं ताकि आपकी जेर निगरानी काम हो सके? देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स है जो अब इस वक्त स्टार्ट हुआ है कि पार्लर्स के साथ डॉक्टर्स की एंगेजमेंट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा फेशियल की बात ले लेते हैं, हाइड्रा फेशियल में देखें कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमें नज़र में रखना चाहिए। क्लाइंट कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि इफ़ अ पर्सन, अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो हाइड्रा फेशियल के अंदर एक टूल है दैट इज कॉल्ड RF एंड अदर टूल इज अल्ट्रासाउंड। अच्छा। अब ये वो 2 टूल्स होते हैं जिसको हम प्रेगनेंसीज के अंदर अवॉइड करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके डिजास्टर्स होते हैं? उनकी डिजास्टर प्रेगनेंसीज के ऊपर है। अच्छा, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। तो देखिए, ये वो चीजें जिनका मालूम होना बड़ा जरूरी है कि इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करना है आपने, तो डेफिनेटली इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का होना और एक प्रॉपर डॉक्टर या एस्थेटिशियन का वहां पर अवेलेबल होना बड़ा जरूरी है। तो इसको तो, और मैं कहता हूं कि जितने भी अच्छे हमारे सैलून हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, अपने सेटअप्स के अंदर इनको एंगेज करना चाहिए। ठीक है, आपका चूंकि मैं थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के हवाले से भी आऊँ, पाकिस्तान में आपने जो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो अगर हम स्टैटिक की बात करें या अगर हम परमानेंट मेकअप की बात करें, तो आप जो सामान खुद डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं या खुद जाके लेके आते हैं, और यहाँ पे 2-3 अगर वेंडर्स के थ्रू आए तो प्राइस जो है वो बहुत ऊपर हो जाती है। तो आप जब आप सेटअप्स भी बनाते हैं, आप पार्लर के साथ एंगेज भी होते हैं, और क्या प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर आप उसको लुक आफ्टर भी करते हैं? बिल्कुल, इसमें हमने इस तरह का अपना एक प्लान रखा हुआ है जिसके अंदर हम डिफरेंट पार्लर्स को हम देखते हैं कि क्वालिटी वाइज दे आर अप टू देयर मार्क, उनके साथ फिर हम अपनी एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी इक्विपमेंट्स सब हमारे अंडर होती हैं। इसी तरह जब कॉस्ट की हम बात करते हैं, आपने पहले ही बता दिया कि इसमें डिफरेंस आ जाता है। अगर आप वेंडर से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो मिडल मैन जब बीच में होगा तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर मैं खुद इंपोर्ट कर रहा हूँ, हमारा प्रोडक्ट, हमारा जितना भी प्रोडक्ट होता है हम खुद इंपोर्ट करते हैं, तो हम मिडल मैन का जो भी मार्जिन होता है उसको कट डाउन कर देते हैं और उसका बेनिफिट मिलता है एंड यूजर को। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट उसके साथ एफिलिएटेड होता है। तो एनजी, आपको कभी परेशानी तो नहीं होती, प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही हैं या ये ऐसे कोई परेशानी? जी बिल्कुल, और आजकल तो बहुत ज़्यादा, जब से आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इकोनॉमी पे मैं अभी आती हूँ ताकि उससे पूछूं कि मईशत में आपका जो रोल है उसको आप क्या देखती हैं, लेकिन साथ साथ मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था, पुराने से मुरादी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, कि जिन्होंने फेशियल वो हाथ वाला ही लेना है और जिन्होंने मेकअप वो ऊपर ही करवाना है, वो कॉन्सेप्ट कितना है अभी और कितने लोग? अभी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, लोग काफी घबराते हैं वो और इसी वजह से आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज देखिए बात वही है कि जब वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो उनका खराब हो गया,
या उनको कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो जब आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिनकी कोई ट्रेनिंग्स नहीं है किसी भी शोबे में, अब एक उस्ताद है, जब उसने कोई प्रॉपर पढ़ाई नहीं तो वो पढ़ाएगा क्या? शागिर्द को खाना कैसे नहीं पका पढ़ाएगा? सकते आप। ठीक है, मुझे खाना नहीं पकाना आता तो मैं क्या पका के दूंगी? सही बात ठीक है है, ना? तो इसी तरह से कि जब कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है और वो हाइड्रोफेशियल्स या इस तरह के और दूसरे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है। तो फिर लोग सोचते हैं कि जी मेरे तो पैसे जाया हो गए, तो फिर वो कहते हैं नहीं वो पुराना फेशियल। लेकिन अंजी ये एक बड़ा चेंज है ना, इसमें बहुत कॉस्ट शामिल होती है कि आपने पार्लर तो जो आपका चल रहा है, रन कर रहा है, लेकिन उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट की जी हाँ, है। बिल्कुल। इस इन्वेस्टमेंट का आपको लगता है बहुत फायदा है और रिटर्न आता है? वैसे देखिए आजकल तो मेरे ख्याल है जो हालात हैं, अगर आप ब्रेक इवन भी कर रहे हैं तो दैट इज ओके, तो दैट इज प्रेटी Okay, गुड। okay. लेकिन यस वो टाइम भी हमने सबने देखा हाँ. कि जब बूम पे थे, हर किस्म के बिजनेसेस बूम Yeah. पे थे, सो यस ऑफ कोर्स बहुत लुक्रेटिव, बहुत अच्छा, लुक्रेटिव lucrative और business. जी बिल्कुल बहुत लुक्रेटिव था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि स्पेशली आफ्टर कोविड पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है, ठीक है ना? तो अब जो प्रॉफिट्स हैं, फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब, जी और एक्सपेंसेस बहुत हो गए हैं। अब हमारा तो जो शोबा है उसको लग्जरी में बिल्कुल, काउंट किया जाता है, हालांकि इट्स नेसेसिटी। अब नेसेसिटी हो जी गया हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ सेलिब्रिटी की हद तक महदूद नहीं है, जी। और अब ना सिर्फ खवातीन इक्वल टू मर्द। डॉक्टर ने मुझे देखिए, आप किसी भी जगह जब जॉब के लिए भी जाते हैं ना, तो आपकी जो अपीयरेंस है हाँ, वो उसको काउंट देख करते हैं। मैं इसी चीज के ऊपर हारी थी डॉक्टर ने कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है मर्द के, जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें उसकी लुक्स कितने मैटर करते हैं। खवातीन के तो करते ही करते हैं, वो तो अज़ल से लिखा हुआ है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बिल्कुल। तो अब मर्द के ऊपर मर्द बड़ा अपना इस चीज को ख्याल करने, तो वहां पे आपकी क्या ट्रीटमेंट्स होती है? देखिए, मर्द है चाहे औरत है, दोनों के लिए खूबसूरती मैटर करती है। ठीक। जितने आप खूबसूरत लगेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई ऊपर रहेगा, हाई रहेगा, उतने ही आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। हाँ जी। तो इवन मैं तो आज अब बड़ा खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास मेल क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, दे आर क्यूरियस अबाउट कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हमारी स्किन सैग कर रही है, तो हमें कुछ ट्रीटमेंट्स बताएं। तो अब तो हमारे पास बहुत प्लेइंग ऑप्शन मौजूद है जिससे हम स्किन का केयर कर सकते हैं, बॉडी का केयर कर सकते हैं, और अपने जो परफॉर्मेंसेज है उसको एनहांस कर सकते हैं थ्रू आवर ब्यूटी। ठीक है। इसके लिए तो हम कोर्सेज भी करवाते हैं। इवन मैं कोशिश करता हूँ कि कॉलेजेस में जाके कभी सेमिनार कंडक्ट करवाऊं, कभी इस तरह की नॉलेज हमारे यंगस्टर्स को दे सकें। ठीक है, आपने यंगस्टर्स की बात की तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी मेरे लिए, तो मुझे तो आप यंगस्टर ही लगते हैं। थैंक यू। कितना अपने आप को, जाहिर है आपने तो अपने बहुत काम करे, आप थोड़े दिन यहाँ होते हैं, थोड़े दिन वहाँ होते हैं, और बड़ा आपका माशाल्लाह। आप यूथ को, आपके पास कौन सा ऐसा आइडिया है जो आप समझते हैं कि इस माशी मसाइल में यूथ को आप ये आइडिया दे सकते हैं कि कम इंस्टेड विद टुगेदर, और हम आपको ये देते हैं कि आप ये काम शुरू कीजिए, चाहे वो इसी में हो, चाहे वो मतलब जो आपका एक बिजनेस है जिसमें आप इंपोर्ट करते हैं, आप यूथ को भी थोड़ा सा हमारे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज बताइए। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि हमें अपनी यूथ को जो है ना पॉजिटिव साइड दिखानी चाहिए हमेशा पिक्चर की। हम कहीं पर भी बैठते हैं तो हमारी सिर्फ एक डिस्कशन हो रही होती है कि माशी हालात हमारे बड़े बुरे हैं। जी। बुरे तो हैं, ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन हमारे पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ऊपर हम काम करें और उसके पॉजिटिव आउटकम्स निकाले। ठीक है। हमारे पास ऑलवेज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानता हूँ मैं कि आपकी बात को यही इसीलिए थोड़ा सा सेकंड करूंगी एनजी दोनों को, क्योंकि अगर मैं कभी किसी जगह किसी स्टूडियो जाऊं, चाहे वो पार्लर्स हो या एस्थेटिक्स क्लिनिक्स होते हैं, इतना रश होता है, और वो ये नहीं होता कि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का है, आम लोगों में अब ये बहुत अवेयरनेस आ गई है कि उन्हें अपने आप को अच्छा दिखाना है। तो डॉक्टर अली, डेफिनेटली ये तो सारी चीज़ें अपनी है। मैं आपसे थोड़ा सा एस्थेटिक्स पे, क्योंकि ये प्रोग्राम तो काफ़ी नहीं होगा, हमने जिस चीज़ को बात करें, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक जनरल ओवरव्यू ले रही हूँ कि जब हम एस्थेटिक्स पे आते हैं, लोग फिलर्स लगवाते हैं, लोग बोटॉक्स करवाते हैं, लोग लिप फिलर्स कराते हैं, लोग चिन को अपना इन्हांस कराते हैं, जब डिजास्टर हो जाते हैं, ये बड़ी बात है ना, फिर क्या करते हैं? देखिए, डिजास्टर तब होंगे या तो जो एग्जीक्यूशनर है आपका उस he has not got that much knowledge, या तो अक्सर ये भी होता है कि क्लाइंट आफ्टर केयर नहीं करता है। अच्छा। दोनों तरफ से इट्स अ टू वे ट्रैफिक। कभी भी आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है अच्छा। आपका। तो
हो जाते हैं डिजास्टर। सबसे अच्छी बात कॉस्मेटोलॉजी में ये है कि कोई भी अगर डिजास्टर होगा दैट इज नॉट परमानेंट, Okay. वो रिवर्सिबल है। Okay. आप उसको काउंटर कर सकते हैं। हाँ. हर एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर फिलर्स हैं, हाँ. आपके ओवरड्यू हो गए या आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं हुए या आपका कोई पैच टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप उसको डिसॉल्व कर सकते तो हैं। डॉक्टर साहब ये नहीं होता कि कभी ऐसे अंडर आई फिलर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं नहीं जी इसमें 2% चांस होता है कि वो थोड़ा कुछ खराब हो जाएंगे या फिर वो टाइम के साथ वो नीचे आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? टाइम के साथ नीचे आ जाना मींस कि बॉडी उसको डिसॉल्व करती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त आप करवाते हैं उस वक्त आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हाँ. वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, अगर हम फिलर्स की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर वो डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इट इज गिविंग, और ये भी लास्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट करते हैं। एन जी आपका फ्यूचर में और प्लानिंग है? इसके साथ साथ आपने माशाल्लाह अपनी सैलून को बहुत अपग्रेड किया और चीज़ें जिस तरह से आपने की, तो आपको भी लगता है कि आप मज़ीद, यानी जो अभी तक हम जिन बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में बात करते हैं, डू यू थिंक कि ये करना है या ये करना चाहिए? जी बिल्कुल, इट्स अ पर्सनल चॉइस अगेन ऑफ फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंड करता है कि बाज़ लोग इसको कहते हैं, बाज़ लोग नेचुरली रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बोटॉक्स और ये चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप फिर आप फेशियल्स और हाइड्रोफेशियल से मेंटेन करें। लेकिन ये है कि येस, व्हाई नॉट, ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल जी, क्यों नहीं करना चाहिए। अब दोनों मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। सवाल बहुत है लेकिन मैं क्या करूं, टाइम नहीं है और मुझे जाना है, खुदाफिज करना है। लेकिन सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि ये मेरे मेहमान ऐसा नहीं कि आज आए, मैं इनको बहुत जल्दी दोबारा बुलाऊंगी क्योंकि मुझे पता है आपके पास भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज हैं। लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ कैफे में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।